हाय एवरीवन। आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन को क्रैक करना आप लोगों का सपना है, लेकिन इस सपने को पूरा होने के बीच में जो सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग फेस करते हैं वो है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन। आप लोग बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करते हैं, घंटों लगाते हैं इस कंपोनेंट की प्रिपरेशन में, लेकिन फिर भी आपकी प्रिपरेशन को क्लोजर नहीं मिल पाता। और दोस्तों, कहीं ना कहीं जो आपका सपना है वो इस वजह से अधूरा भी रह रहा है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर की प्रिपरेशन फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं आज अंचित गर्ग सर, जो हमें बताएंगे कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के इस चैलेंज को अपनी ताकत बना पाए। सर, वेलकम टू दिस सेशन। Thank you, Kuldeep sir. I hope in this video we are going to share some good insights and the plan of preparation for current affairs. I truly believe that if you follow the right strategy, the right sources, the right kind of timelines, the right areas you cover, जो ये हमें पहाड़ लग रहा है ना, ये बहुत आसानी से हम इसको तोड़ सकते हैं और शायद तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। यही मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे यही से स्टार्ट करना चाहूँगा कि करंट अफेयर को हम सबसे बड़ा पेन पॉइंट मानते हैं हमारी प्रिपरेशन का। बहुत वास्ट है, बहुत फैक्चुअल है, और घंटों लगाने के बाद भी हमें यहाँ पर एक अच्छी फीलिंग नहीं आती कि हमारा कंपोनेंट प्रिपेयर हो गया, और इसकी वजह से हमारे बाकी कंपोनेंट की प्रिपरेशन भी अफेक्ट होती है। तो आपका क्या व्यू है इस रिगार्डिंग? सर, सबसे पहले तो rather than going into के how much time you have to give to current affairs or how easily you can do it, I'll just stress upon the importance of current affairs, because अगर current affairs important ही नहीं होते तो शायद हम ये discuss ही नहीं कर रहे होते. So if I stress upon the importance of current affairs, you will see current affairs come in your both phase 1 and phase 2. In phase 1, direct 70 marks. Out of 80, 70 marks are direct current affairs. फिर phase 2 की बात करें तो FM phase 2 objective, you will get around 10 to 12 marks of current affairs. In FM phase 2 descriptive, again you will get few questions which are based on current affairs. So management तो static आता है, finance is around 25 marks contribution, so उसमें से मैंने 15 मान ली है। ये सारी एक range में होता है, but I have taken some definitive numbers so that we can conclude things. ESI phase 2 objective, I would say minimum 40 marks. इतना तो आता ही है, कई बार 45 का भी current affairs objective में आता है। ESI phase 2 descriptive 30 marks. Most of the questions in your ESI phase 2 descriptive out of 50 marks वो current affairs based होते हैं. So if you see here, यहाँ पे 70 marks, one of the key areas, you might score bad in quant, bad in reasoning and eventually able to clear the sectional cutoffs. But there is one section where you will have to score high to clear your overall cutoff, that is GA. इसके बिना फेज 1 क्लियर होना बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अंटिल यू आर एक्सेप्शनल इन योर क्वांट एंड रीजनिंग। फेज 2 में आप देख सकते हैं 30 प्लस 40 70 प्लस 15 85 प्लस 10 95, अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स आउट ऑफ 300, विच मीन्स 33% वेटेज इज डायरेक्टली बीइंग गिवन टू करंट अफेयर्स. So no doubt current affairs are important, but I think when you think about the importance of these current affairs, students are mostly lost कि तो बहुत important है and they are very factual. They are very vast, और उस सोच के अंदर we actually forget that इसको करने का सही तरीका क्या हो सकता है rather than thinking about कि इसको कैसे करें. So I still feel that अगर इसको सही से किया जाए तो एक बंदा अगर 3 घंटे में एक पेज पढ़ रहा है वो 3 पेज पढ़ सकता है. One can read them 3x faster. Obviously it would be challenging. मैं ऐसा नहीं कह रहा इससे जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ बहुत आसान हो जाएगा, but it can be done in a much better way with a much better strategy. सर, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट 3x थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? इज इट रियली पॉसिबल? चलो ठीक है, शायद थोड़ा exaggerated लग रहा है, मे बी चलो 2x मान लेते हैं, but the point I'm trying to make is that they can be covered much quicker, much better way than you are covering it now. मैं एग्जाम्पल देता हूँ सर. मेरे पास ऐसे इतने फोन आते हैं where people tell me that sir, in spite of being part of EduTap paid course, they want or they prefer reading a Affairs Cloud. And I ask them the reason. They say, sir, I've read it for my banking exam. I feel comfortable with it. Therefore, I'm following it. And this is the main problem which is impacting so many candidates, because you start assuming that current affairs for any other exam are meant for RBI also, and the same current affairs can help you score good. I'm not against any magazine or any institute, but the point is that RBI has a specific requirement. आपके एग्जाम में फेज 1 में लास्ट ईयर 8 से 10 क्वेश्चन RBI एनुअल रिपोर्ट में से वो आपको मिलेंगे. स्कीम्स में से द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग, द फैक्चुअल नॉन फ्लैगशिप स्कीम्स, वो आपको मिलेंगे. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग रॉन्ग सोर्सेज, आप उसमें जितना मर्जी टाइम लगा लो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज दैट व्हाट यू हैव डन
is wrong, you have to restart, go back, and again you will become slow and slow if you keep doing that. So अगर आप सही तरीके से शुरू से करेंगे, आम पेस से आप करंट अफेयर्स पढ़ने की स्पीड तेज नहीं कर रहे हैं, आप गलतियां कम कर रहे हैं, जिससे आपकी चीजें सही तरीके से कवर हो रही हैं और कम टाइम में ज्यादा हो रही हैं. नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली सर कि अगर हम रेलिवेंट सोर्सेज फॉलो करते हैं तो उससे स्पीड तो हमारी पक्का बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. बट सर ऐसे कौन से तरीके हैं जो एक एस्पिरेंट को फॉलो करने चाहिए, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो एस्पिरेंट को फॉलो करने चाहिए अगर वो 3 टाइम्स नहीं, अगर 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स भी अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहता है फॉर द करंट अफेयर प्रिपरेशन? So there are some key points that we need to understand. First of all, you have to prepare for current affairs in an integrated manner for phase 1 and phase 2. अगर कोई बंदा आज ये बोल रहा है कि मुझे phase 1 के प्रिपेयर करने हैं, मैं phase 2 के बाद में करूंगा, उसको अभी तैयारी छोड़ देनी चाहिए. ही इज नॉट मेड फॉर आरबीआई. आपका आरबीआई कभी क्लियर हो ही नहीं सकता. आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड मतलब आप पछताएंगे भी क्या. आप इतना गंदा काम कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं हो सकता. सो व्हाट कैन बी द की पॉइंट्स? वो की पॉइंट्स क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? सो दीज आर द की पॉइंट्स विच आई फील अगर हम इन एरियाज को, इन पिलर्स को अगर हम अच्छे से समझ लें, then our current affairs preparation can get a lot easier. सबसे पहले मतलब identify the areas of your preparation कि मुझे schemes पढ़ना है, reports पढ़ना है. There are 4-5 areas. If you mark them down, it would be a really very easy for you to proceed forward. Then identify the right sources. यहाँ पे अनगिनत sources हैं. सबसे ज़्यादा घमासान यहाँ पे है. People are getting so much attracted by n number of sources, which is actually diffusing their concentration, their output, their everything. Then right timeline. मैं source पढ़ने भी लग गया सही, but if I'm starting for last 12 months, it is not possible for me to do it. So the right timeline from where I can strike the maximum number of questions becomes very important. Then revision and retention. How much ever you may read. 100 पेज पढ़ने से अच्छा है 60 पेज पढ़कर उसको अच्छे से रिवाइज करें. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द की पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. हाउ टू डू ऑल दिस वी विल डिस्कस इन द फर्दर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. एंड बी एग्जाम रेडी. It's not about how much you study now. Examiner is not bothered about that. Examiner will only care about how much you score in the exam, and for that you have to be ready on that D-Day for that D-Day. वो कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Right, sir. And these key points looks very interesting, and I think we have to discuss them in detailed manner. Yes, sir. We will elaborate on all these points one by one. So, sir, first of all, please let us know that what are the key areas which one should follow in current affairs for better preparation. ठीक है. तो सबसे पहले सर मैं की एरियाज बताऊंगा. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट नोइंग द की एरियाज, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रायोरिटाइजिंग देम. मैंने 5 की एरियाज बता दिए, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सो दैट आप वही चीजें पहले पढ़ें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द की एरियाज एज पर मी, एंड आई हैव रिटन देम इन अ प्रायोरिटी ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5. 1 means the highest priority. Schemes, number 1 priority. Why? Lot of questions in phase 1. मतलब phase 2 में तो छप्पड़ फाड़ के क्वेश्चन आते हैं स्कीम्स के. आरबीआई नोटिफिकेशंस अगेन lot of questions in phase 1 and lot of questions in phase 2 also, at least 7 to 8 marks. Last year थोड़े कम थे because स्कीम से आ गए थे, but otherwise आरबीआई नोटिफिकेशंस contribute a lot. और आरबीआई नोटिफिकेशंस में मैं मतलब आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट भी मान लेता हूँ because वो आरबीआई का ही पार्ट है. Then reports, another area which used to be very important for the objective section. Over a period, not much objective questions are coming from the reports, but it has become very important from the descriptive point of view. ये आपका तीसरा प्रायोरिटी एरिया है. चौथा है ESI and finance current affairs, your other current affairs which can be mapped to the syllabus and cannot be counted as schemes, RBI notifications or reports. And the last one is GA, journal awareness. Now the problem is, though I have listed down the areas here, but normally what people do is they understand current affairs as GA, as only the phase 1 GA which will come in your exam, and they start doing that GA similar to what comes in banking. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं. And again, it's not about the areas or the priority. You also have to define the proper strategy, and you can define the proper strategy only and only if अगर आप ये समझ लें, ये चीज आपको इस सेशन से समझ के जानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक ही चीज है, आपको सारा करना नहीं है, आप सारा कर भी नहीं कर सकते हैं, और आपको उसकी जरूरत भी नहीं है. आई रिपीट,
you don't have to do the entire set of current affairs. You can't even do it, and there is no need to do it. ये चीज समझ लोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी. So the strategy that I'm going to tell you is also based upon this concept कि सारा करना नहीं है, ना हम कर सकते हैं और ना ही उसकी जरूरत है. जरूरत क्यों नहीं है? एग्जाम में कट ऑफ कितना जा रहा है? 55. जीए में 20-25 would be a good score. 30 would be a good score. Max 35 would be a good score. You can achieve it. Phase 2 में ESI में कितने मार्क्स आ रहे हैं? ऑन एन एवरेज 50-55 आउट ऑफ 100. यू कैन अचीव इट. उसके लिए मुझे सारा करने की जरूरत नहीं है और मैं कर ही नहीं सकता और जरूरत भी नहीं है. तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपना लें. स्कीम्स की बात करूं तो स्कीम्स बहुत ज्यादा है. आई एग्री विद यू बिकॉज इन आरबीआई एग्जामिनेशन दे ऑल्सो आस्क यू नॉन फ्लैगशिप स्कीम्स. पीवीजीटी लास्ट ईयर आया था, उससे लास्ट टू लास्ट ईयर इन 2022 स्माइल स्कीम आया था. दे विल आस्क यू. सो स्कीम्स बहुत सारी हैं. एवरी स्कीम हैज अ लॉट ऑफ डेटा. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. बट अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, अगर आप हर स्कीम को एक बेसिक एंगल से भी पढ़ जाएं, वो करती क्या है, उसमें की पॉइंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिशियरीज कौन से हैं, बजट कितना है ना, उसका मेन जो मुद्दा है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं. स्कीम्स के क्वेश्चंस दे विल कम इन अ सेट ऑफ 3 to 4. एक स्कीम पे 4 क्वेश्चन. उन 4 में से अगर आप 2 भी करते गए ना, यू विल हैव अ वेरी गुड स्कोर. सीरियसली 3 कर लिए तो बहुत अच्छा है, 4 तो आप कर ही नहीं पाएंगे. सो डेटा हैवी है, ठीक है. डेटा कुछ छोड़ना पड़ जाए, छोड़ दो. दैट इज द रिस्क असेसमेंट यू वुड हैव टू डू, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट रिस्क असेसमेंट इज बाय लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स. अगेन याद वही रखना, सारा करना नहीं है, ना कर सकते हैं, ना ही जरूरत है. और स्कीम्स में एक और चीज है ना, बहुत लोग पूछते हैं सर ओल्ड स्कीम्स पूछेंगे या नहीं. भाई पूछेंगे. दे विल आस्क यू ओल्ड स्कीम्स. दे विल नॉट लिमिट देमसेल्व्स टू द न्यूली लॉन्च स्कीम्स, but there is a pattern to it. Even if they are asking you old schemes, if you see previous year papers, they have asked you a lot of old schemes which were launched in year 2010, 2012, 2008, but there is a pattern to it that those schemes were in news 3 to 5 months or 6 months before your exam. So it's not about whether the scheme is old or new. It's more about if the scheme is in news, either it has been launched afresh or it has been updated or it is in news for some other reason, but it is in news 3 to 6 months before your exam. That becomes a very important target. और इसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. मैं आपको बताऊंगा कहां से आप कौन सी सोर्स से ये स्कीम्स को पूरा नेक टू नेक कर सकते हैं, सो दैट यू कवर ऑल दी स्कीम्स. आरबीआई नोटिफिकेशंस में क्या है, दे आर वेरी टेक्निकल. अगर आप पूरी पढ़ने लग जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देम. दैट्स द फैक्ट, because we are not RBI grade B officers as of now. We are not that experienced in understanding the technical terms. That is the fact. But ये भी fact है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. How do they ask questions in the exam? They are very factual in nature. Even if you don't understand the core critical concept, but you remember the data, wherever you are not able to understand anything else, you will still score good marks. RBI ने जी notification लाई कि every bank should have a risk assessment officer. Now, maybe the question is on eligibility. What will be the age? What will be the qualification? What will be the remuneration? These are all basic facts. If you go into the technicality of what that risk assessment officer will do, it might be very technical. Don't go into that. Just focus on the facts. ठाठा RBI notifications ठाठा होंगी आपकी. Now coming on to the reports. यहाँ पे 7 महा रिपोर्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से करनी है. Not only from the objective perspective. Many of these reports are being asked in your descriptive paper. अब ये 7 महा रिपोर्ट्स कौन है? अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. द फर्स्ट रिपोर्ट इज RBI annual report, then financial stability report by RBI, trends and progress in the banking industry report by RBI, currency and finance report by RBI. ये 4 रिपोर्ट्स RBI की होगी हैं. फिफ्थ महा रिपोर्ट आई वुड से इज यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. आई विल टेक देम एज वन. हालांकि ये बहुत हाइप्ड है, बट इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ टाइम डिफरेंस नो बिटवीन व्हेन द बजट इज रिलीज एंड व्हेन योर एग्जाम इज एट. बट दिस ईयर बजट इज बीइंग रिलीज नाउ एंड योर एग्जाम विल बी वेरी क्लोज टू द बजट, सो आई एक्सपेक्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सिक्स्थ जो आपकी रिपोर्ट है दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड सेवंथ महा रिपोर्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. These are the 7 Maha reports and you can check your papers for 22, 23. Every year there have been a descriptive question from these reports. अगर आप ये नहीं पढ़ के जाएंगे तो 1-2 नंबर नहीं 15 नंबर का लॉस हो सकता है आपका एग्जाम में. 10 नंबर का लॉस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. तो ये करनी है.
इसके बाद अदर रिपोर्ट्स विल मोस्ट प्रोबेबली बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव सेक्शन ओनली. उसके लिए वी डोंट हैव टू रीड एनी रैंडम रिपोर्ट. देयर इज अ वेरी सेट पैटर्न टू इट. 90% of the times, if you see 90% of the times in at least past 3-year papers, they have asked you reports released by national or international organizations. National or international organizations of stature, those who have a brand name, those who have, a kind of a trust factor on them, like United Nations, World Bank, WTO, UNICEF, UNESCO, OECD. If I talk about national level, it would be RBI, SEBI, Ministry of Finance. अब और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, कर सकते हो. क्या क्वेश्चन आएंगे? आ सकते हैं, बट अगेन रिमेंबर दैट सारा करना नहीं है, ना ही कर सकते हो और ना ही जरूरत है. एंड इफ आई टॉक अबाउट ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, यहां से बेसिक जो सिलेबस है आपका, वहां से आपको सिलेबस मैपिंग करके, सपोज रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन आपके सिलेबस में है, एशियन पे कोई डेवलपमेंट होती है, WTO सिलेबस में उसमें कोई डेवलपमेंट होती है, यू वुड हैव टू रीड ऑल दोस टॉपिक्स. बट अगेन हियर सम मेजर डेवलपमेंट्स आर बीइंग आस्क्ड. अगर इंडिया ने कोई छोटा सा एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ साइन किया है, उस पर क्वेश्चन नहीं आते. हाँ, इफ इंडिया हैज साइन सम मेजर FTA विद पाकिस्तान और श्रीलंका और सम कंट्री, दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. सो मेजर एरियाज कीजिए, नॉन मेजर एरियाज फिल्टर कीजिए. एंड हाउ टू फिल्टर दोस नॉन मेजर एरियाज इज अगेन बाय एनालाइजिंग योर प्रीवियस ईयर पेपर्स. रिस्क लेना पड़ेगा दोस्त, सारा करना नहीं है, ना ही कर सकते हो, ना ही जरूरत है. एंड लास्ट पार्ट इज GA. GA इज समथिंग वेरी वास्ट, एंड this used to be very scoring area earlier, but now this is very complex. They are asking you some really trivial and unpredictable questions. So यहाँ पे भी again, I'm not giving you full list of important and non-important areas, but if you analyze your past year papers, you can clearly see, news such as some places in news, some news related to environment, festivals, books and authors, they are being very rarely asked. Whereas areas such as first in news, अगर कुछ चीज पहले बार हुई है, कोई फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ है, कोई फर्स्ट हाईवे बना है, कोई फर्स्ट वेयर हाउस एस्टेब्लिश हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे. साइंस एंड टेक पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अवार्ड्स पे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन एनी एरिया, बैंकिंग एंड फाइनेंस. सो यू जस्ट नीड टू नो दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. दैट इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, एंड स्ट्रैटेजी ऑलवेज इन्वॉल्व सम रिस्क. और वो रिस्क आप तभी एक्सेप्ट कर पाओगे अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि सारा करना नहीं है, ना ही कर सकते हैं और ना ही जरूरत है. राइट सर. और शायद हमें नया मोटो मिल गया करंट अफेयर प्रिपरेशन का कि सारा करना नहीं है, ना ही कर सकते हैं और करने की जरूरत भी नहीं है. और अब हमें क्लियरली पता भी लग चुका है कि हमें करना क्या है. तो दोस्तों दिस इज वेरी गुड फ्रॉम अंचित सर, जिन्होंने हमें पूरा डिटेल में सारी चीजें बताई और बहुत एलोबरेट किया उन्होंने. सर लेकिन करना कहाँ से है अब? Now, so our next key point, as we discuss about the right sources, this is as important as your strategy. अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो सोर्स भी उस स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है. अगेन आई टेल यू दी सोर्सेज, बट इफ यू ओनली फॉलो दिस मोटो, सारा करना नहीं है, ना कर सकते हैं और ना ही जरूरत. आई गिव यू सोर्सेज, बट दिस लिस्ट इज एंडलेस. स्कीम्स के लिए PIB इज द बेस्ट सोर्स. देयर इज नथिंग बेटर देन PIB. आई कैन वाउच फॉर इट. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के सर्च कर लो, PIB में एग्जाम से 2-3 महीने पहले वो न्यूज में होगा कहीं ना कहीं वो स्कीम. फॉर RBI नोटिफिकेशंस बहुत आसान है, RBI वेबसाइट को ट्रैक करो, you will get all the relevant notifications that are coming there, but do not read it from there. As I told you in the examination, most probably they will be asking you factual questions, so the best strategy is to just see the heading from the RBI website, what notification has been released, then search it over internet in this newspaper, Live Mint or some other financial newspaper, whatever they have covered out of this notification in a summarized manner. Just do it. This is the smartest possible way to cover RBI notifications very quickly. रिपोर्ट्स के लिए अब कुछ रिपोर्ट्स आपको ऑब्वियसली RBI वेबसाइट पे ही मिलेंगी या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे मिलेगी. बट फॉर दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, हिंदू एंड लाइव मिंट, these are the best sources. For ESI and finance current affairs, PIB and Live Mint. PIB basically for ESI and finance current affairs, Live Mint. And for GA, Hindu. So these are the sources, trusted, tried, which you can follow for your RBI Grade B current affair preparation. Now the point that will obviously come is कि सर ये sources बहुत lengthy होती हैं, इन sources से compile करना बहुत मुश्किल होता है. That is right.
But this is the original source. I'm telling you the original source. If you can follow it, well and good. नहीं तो आप किसी पेड कोर्स का पार्ट है, वहां से फॉलो कीजिए. अगर पेड कोर्स भी नहीं है, ये भी नहीं पढ़ना है, then at least there are a lot of videos available on various YouTube channels where they are teaching you all this. पूरा नहीं होगा, बट उन वीडियोस से शायद 60% तो कवर हो जाएगा. इट इज बेटर देन नो एटलीस्ट डूइंग नथिंग. सो ये सोर्सेस की गेम आपको समझनी होगी. या तो इनको पढ़ लो या एक कंपाइल्ड सोर्स यूज कर लो. वन सोर्स, अगेन यू विल बी एबल टू ट्रस्ट दैट वन कंपाइल्ड सोर्स ओनली इफ यू अंडरस्टैंड दिस मोटो. सारा करना नहीं है, ना ही कर सकते हैं और ना ही जरूरत है. नहीं तो आप एक सोर्स पकड़ोगे, फिर दूसरा कंपाइल्ड मैगजीन पकड़ोगे, तीसरा कंपाइल्ड मैगजीन पकड़ोगे, एंड दैट विल नॉट बी द एंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स. दैट विल इफ एक्चुअली eventually be the start of your problems. Right, sir. And I can see, sir, PIB, The Hindu and alignments are most important. Yes. बिल्कुल यही मेन है. RBI website is something which eventually gets covered through Right. alignment also, because all the important notifications are covered in the standard newspapers. And you are saying there are a lot of videos on YouTube which are covering these particular sources. Do we have any such videos? Yes, sir. So we have such videos. I'll just try to tell you about the days. So RBI website पे जो भी notifications आती हैं, so Kritika ma'ams cover it. I think that is 10 a.m. in the morning, Tuesday, Thursday, Saturday, 10 a.m. in the morning. So RBI website सारा आपको वहाँ cover हो जाएगा. आप हमारे YouTube channel पे जाके देखें. And if I talk about this ESI and finance current affairs, ये वाले, ठीक है, जिसमें आपकी स्कीम्स भी आ जाएंगी, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी. फॉर दिस वी हैव अ सीटी 360 डिग्री, जो कि 5 बजे होता है. ट्यूसडे नहीं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 5 बजे होता है. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. शायद मैं कहीं डेज गलत बता जाऊं तो दूसरा ऑल्टरनेट होगा. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे नहीं होगा तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होगा. बट 5 बजे होता है. जिन भी ऑल्टरनेट डेज पे होता है, कृतिका मैम का सुबह 10 बजे होता है. तो ये 2 सेशंस आपको ऑलमोस्ट सारा इंपॉर्टेंट 60% पार्ट पढ़ा देंगे. यू जस्ट फॉलो इट एंड फॉलो इट रिलीजियसली. एक दिन देख के कुछ नहीं होगा, 2 दिन देख के कुछ नहीं होगा, बिकॉज यू एस्टेब्लिश रिलेशंस बिटवीन द करंट अफेयर्स व्हेन यू वॉच देम कॉन्टिन्यूसली. तो एक दिन देख के यही लगेगा कि यार कुछ समझ नहीं आया, ये तो रिटेन नहीं होगा. बी विद देम कॉन्टिन्यूसली, रिलेंटलेसली फॉर नेक्स्ट 52 वीक्स, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल. राइट सर. एंड सर, ये तो बहुत वास्ट करंट अफेयर होता है ना. मतलब आपने 3 सोर्सेज बताए, PIB, अलाइनमेंट एंड द हिंदू, एंड टू कवर दीज सोर्सेज इन अ वेरी रिलीजियस मैनर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. बहुत सारे करंट अफेयर प्रिपेयर करने पड़ेंगे. तो क्या कोई टाइमलाइन है कि हाँ इतने ही महीनों के करंट अफेयर प्रिपेयर करो? हाँ जी, बिल्कुल. सो राइट नाउ हमने एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं, सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बट इफ आई टेल यू दैट यू हैव टू रीड फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज नॉट पॉसिबल. टाइमलाइन इन फैक्ट इज द मेन थिंग विच लिमिट्स आवर स्कोप. मैंने टाइमलाइन डिसाइड की कि मुझे इतने ही महीने के करने हैं, इसमें मुझे यही एरियाज करने हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया के लिए मुझे यही सोर्स पकड़ना है. दैट इज एक्चुअली अ फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी, व्हाट आई कॉल यू. सो टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, इसमें मेरा बहुत क्लियर व्यू है टाइमलाइन के लिए. आई टेल यू अ रूल. सो आई कॉल इट 3/5 rule of current affairs, where I say that 5 is the ideal number of current affairs that you shall be preparing, and 3 is something which is indispensable months of current affairs. 5 months just before your exam or 3 months before your exam. 5 is ideal, 3 is indispensable. If you try to go beyond less than 3 months, मतलब 2 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने की आप सोच रहे हैं, इट विल नेवर बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन. इसमें अब एक चीज समझनी है. लोग पूछेंगे कि सर क्या ये 5 महीने के करंट अफेयर्स करके मैं 80 क्वेश्चंस कर लूंगा, क्या मुझे सारा पेपर आता होगा? नहीं. इवन इफ यू डू 12 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स, दैट इज नेवर पॉसिबल. और हमारा मोटो कि हमें सारा करना नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं और ना ही जरूरत है. तो उस मोटो के अंडर आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट डू 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स. इसमें से आपको 80% क्वेश्चन शायद 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर से आ जाए. देयर वुड स्टिल बी 20% क्वेश्चंस व्हिच वुड बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस 5 मंथ्स, जो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th मंथ से आए होंगे. बट आई पर्सनली फील देयर इज नॉट मच वैल्यू फॉर योर एफर्ट इफ यू स्टडी फॉर 12 मंथ्स. एडिशनल 7 मंथ्स पढ़ के शायद आप कुछ अलग प्रिपेयर कर लें, बट उससे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मंथ्स है वो सफर करेंगे.
instead of spending time on another 7 months of current affairs, you use that time in revising these current affairs again and again and again and again. 5 revisions जरूरी हैं मेरे हिसाब से, और ये तो मिनिमम है ही. अब आप इसमें से भी अगर मुझे पूछेंगे सर मैं 3 महीने के पढ़ूंगा, इसमें से भी क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, भाई पहले ही इतना कम कर रहे हो, इतना फिल्टर करके 3 महीने पे आ गए हो, अब सब कुछ पढ़ना है. देयर इज नो पॉइंट टेलिंग यू कि ये कर लो ये छोड़ दो. मतलब 3 महीने के पढ़ के जाओगे तो वैसे ही 80 में से प्रोबेबिलिटी है 45 क्वेश्चन ही आपको लगेगा थोड़े बहुत देखे हुए हैं. अब उसमें से भी 30-35 लाने, it would be very difficult if you start filtering current affairs even from these 3 months of current affairs. राइट सर, 3 महीने से ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता कोई भी, नहीं हो मतलब सकता इतने सर, मिनिमम मतलब करने ही पड़ेंगे. देखो इतना फुद्दू पेपर वो भी नहीं सेट कर रहे हैं, दे आर सेटिंग सम रियली हाई स्टैंडर्ड पेपर. तो आप देख सकते हैं डिफिकल्टी लेवल कितना बढ़ चुका है. सो नाउ आई थिंक देयर इज नो वे आउट कि 3 महीने से कम करना, तो इट्स लाइक अ सुसाइडल. फिर आप शायद आप उसी मोटिव से जा रहे हैं दैट यू जस्ट वांट टू ट्राई, यू डोंट वांट टू क्लियर दिस एग्जाम. राइट राइट. सर आपने एक पॉइंट बोला कि हमें एटलीस्ट 5 टाइम रिविजन्स करनी चाहिए ना फॉर द करंट अफेयर पार्ट. सो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए रिवीजन की एंड टू इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ करंट अफेयर फॉर द एग्जामिनेशन? बहुत स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एरिया पे काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते होंगे. एक बार पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको याद करना एंड फॉर द एग्जामिनेशन जहाँ पे बहुत प्रेशर भी है और सारे करंट अफेयर के फैक्चुअल डाटाज एंड ऑल रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है. एग्जैक्टली तो आप क्या इसके बारे में सजेशन मतलब बात वही है सर, एज आई टोल्ड यू ऑल दीज पिलर्स आर इंपॉर्टेंट इवन इफ यू आइडेंटिफाई द राइट एरियाज, राइट सोर्सेज एंड द राइट टाइमलाइंस, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव नॉट रिवाइज्ड एंड यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस. तो रिवीजन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप कम महीने के कर लो, 5 महीने के, बट रिवाइज. अब रिवीजन कैसे करें, बिकॉज रिवीजन में बहुत दम लगता है. इट काइंड्स ऑफ बिकम्स बोरिंग, वही चीजें बार बार पढ़ना. फिर इट ऑल्सो क्रिएट्स इनसिक्योरिटी कि मुझे कुछ याद नहीं है. ये बड़ी कॉमन चीजें हैं, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं, बट यू नीड टू लर्न टू हैंडल देम. मैं रिवीजन का सिंपल रूल बताता हूँ. सबसे पहले तो इफ यू एक्चुअली लिमिट योर सोर्सेज एंड टाइमलाइन, रिवीजन विल बिकम इजी बिकॉज you will get time for it. Max number of times we are not able to do revision because we don't have sufficient time. तो सबसे पहले तो इसके लिए टाइम निकालो भाई, और उसका एक ही तरीका है. अगेन आर मोटो, सब कुछ करना नहीं है, ना ही कर सकते हैं और ना ही जरूरत है. और रिवीजन करने का अगर रूल आप सच्ची करंट अफेयर्स का जानना चाहते हैं, just one revision will not suffice because this is something cramming a lot of data, revising it again and again, and many of the times you are reading something to which you don't have any connection in your brain. So आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करनी है, उसको एग्जाम में जाके उल्टी करनी है. दैट्स द रियलिटी. सो यहाँ पे एक रूल है 1-1-1. आप जो भी पढ़ें उसको सेम डे रिवाइज करें, फिर विद इन 1 वीक रिवाइज करें, मतलब जब वीक खत्म हो, देन जब वो 1 मंथ खत्म हो वो रिवाइज करें. एंड टू इम्प्लीमेंट दिस 1-1-1 रूल, इट्स नॉट ईजी. यू वुड हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर डायरी कि मैंने 11 तारीख को ये पढ़ा है तो मुझे ये 11 तारीख को रिवाइज करना है, फिर मुझे ये 18 तारीख को रिवाइज करना है, और अगले महीने की 11 तारीख को रिवाइज करना है. देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर शेड्यूल दैट यू नीड टू मेंटेन फॉर योर रिवीजन. मुश्किल लग रहा होगा बट दैट्स द रियलिटी. पीपल डू इट एंड देयरफॉर दे क्रैक आरबीआई ग्रेड बी. अगर आसान होता तो सभी कर लेते. राइट सर. और इसका शायद क्रक्स यही है कि जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो ताकि अच्छे से कवर हो जाए और एग्जाम में उसको फिर आप निकाल पाओ. बिल्कुल बिल्कुल. और सर जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, जब आप कम पढ़ने की सोचेंगे लेकिन अच्छे से रिवाइज करेंगे, यू विल ऑब्वियसली फाइंड टाइम बिकॉज यू गेट सो मच कॉन्फिडेंस. फिर अगर 1 हफ्ता भी एक्स्ट्रा मिल गया ना, आप उसमें 1 महीना उड़ा देंगे. ये बात आपने बिल्कुल सही बोली सर. जब चीजें कवर होने लगती है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है और करने का मन करता है. बिल्कुल. राइट. सर आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट में, वो है एग्जाम रेडीनेस. मतलब ये मैं समझा नहीं करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में, आप इसको बताना चाहेंगे डिटेल में? अगेन सर, अगेन ये 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट हैं और 5th सबसे इंपॉर्टेंट है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एग्जामिनर इज नॉट बॉदर्ड अबाउट आपने कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या आपकी तैयारी है. एग्जामिनर इज ओनली बॉदर्ड अबाउट हाउ डू यू परफॉर्म इन दैट 1 hour or 2 hour. नो, ड्यूरिंग दैट टाइम यू आर सिटिंग इन द एग्जाम. और एग्जाम में आप क्या पढ़ के गए और कैसा परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कोरिलेशन नहीं है. काफी बार मैंने देखा है कि बहुत अच्छा पढ़ा होता है बट एग्जाम अच्छा नहीं होता है. आपने भी देखा होगा. And most of the people who come to me after the RBI Grade B exam with respect to current affairs sections, ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है. सर पेपर बस देखा ही नहीं गया, अच्छे से पढ़ा ही नहीं गया, क्वेश्चन तो आते थे, एंड में मिले. ठीक है. और उसका मेन रीजन, सबसे बड़ा मेन रीजन होता है, मतलब हम घबरा जाते हैं शुरू में. होता क्या है, बिकॉज
हमें ये अभी तो अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे 80 में से 30 या 35 क्वेश्चन करने हैं, बट इन द एग्जाम व्हेन आई एम सिटिंग देयर, इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, यू स्टार्ट पैनिकिंग। आपके दिमाग में फिर वो नहीं आता है कि यार मुझे तो 30 ही करने, क्या पता वो आखिरी 30 हो। पहले 40 नहीं आते छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्या पता आखिरी 40 में से 25 आते हो। सो डोंट पैनिक, बिकॉज वेन यू स्टार्ट पैनिकिंग फिर आपका जो EQ है ना वो जीरो हो जाता है, और EQ जीरो हो जाए तो IQ का कोई फायदा नहीं रहता। और इसी से रिलेटेड है कि एग्जाम में ये मैटर ज्यादा नहीं करेगा कितने टफ क्वेश्चन आए, मैटर ये करेगा कि वर यू एबल टू फाइंड द राइट इजी क्वेश्चंस। उसके लिए आनी चाहिए सिलेक्शन की टेक्निक, या फिर आप समझ लो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना सिलेक्शन नहीं कर पाए क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। तो ये दोनों रिलेटेड है, ये आपको सीखनी पड़ेगी, एंड दिस बिल्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ऐसे नहीं आएगी कि कोई इसका कोई बुक पढ़ लिया या कोई वीडियो सुन लिया और कर लिया। मैं भी आपको बता दूंगा कि भैया आप पहले वन लाइनर्स कर लेना, फिर सेकंड राउंड में जो थोड़े बड़े हैं वो कर लेना, फिर थर्ड राउंड में जो बहुत बड़े हैं उनको देख लेना। ऐसे होता नहीं है। द प्रैक्टिकल थिंग इज दैट यू वुड हैव टू एक्सपीरियंस इट बाय गिविंग लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एंड डिफाइन योर ओन स्ट्रैटेजी। अब मुझे एक बच्चे ने बहुत सही पॉइंट बताया, ही इज नाउ इनटू RBI, कि सर जीए के जितने भी बड़े क्वेश्चन थे ना, मेरा फंडा सीधा था दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल टू रीड ऑल दी क्वेश्चंस। उतना तो टाइम ही नहीं दे रहा एग्जामिनर, वो तो खुद कह रहा है कि भाई इनको मत पढ़ो, अपना टाइम बचाओ और दूसरे क्वेश्चन करो। तो एंड में जो 7 मिनट बचे ना, मैंने जीए के जितने भी बड़े क्वेश्चन थे, मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़े कि शायद क्वेश्चन देखकर मुझे आंसर आ जाए, और बहुत बार ऐसा होता भी है तो मैं टिक लगा दूंगा, नहीं आई विल जस्ट गो अहेड। दैट इज अ वेरी वाइज टेक्निक। आप सोचो आपके पास 15 बड़े क्वेश्चन थे, उसमें से आपने 4 भी कर लिए बिकॉज दैट क्वेश्चन हैड नो रिलेशन विद द पैराग्राफ। मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट। इट्स अ 4 मार्क्स बोनस टू यू इन जस्ट 5 to 6 मिनट्स। वाओ। तो इस तरह से आपको अपनी टेक्निक्स बनानी पड़ेंगी। इट वोंट बी इजी, ऐसे किसी की सुन के टेक्निक नहीं बनेगी। यू वुड हैव टू एक्सपीरियंस दैट, सिटिंग देयर, फीलिंग दैट पेन, फीलिंग दैट एंजाइटी, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। राइट सर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम रियल टाइम सिमुलेशन प्रैक्टिस करते हैं ना एग्जाम के हिसाब से, तो हमें पता लगता है कि हमारा वीक एरिया, हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, और उसी हिसाब से फिर हम पेपर में भी एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपने कभी पहले एग्जाम दिया ही नहीं, आप सीधा एग्जाम में जाके परफॉर्म करने की सोच रहे हैं, दोस्तों ट्रस्ट मी आपको बहुत बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है, और आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है। तो सर ने बहुत अच्छी बातें बोली कि सब प्रिपरेशन बेकार है अगर आप खुद को एग्जाम के लिए रेडी नहीं कर रहे, आप उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपको ये प्रैक्टिस पक्का करनी है। आपको एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स देने हैं रियल टाइम में, ताकि आप लोग खुद को जज कर पाएँ और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस खुद को परफॉर्म भी करवा पाएँ। लेकिन सर हमने पूरी स्ट्रेटजी अच्छे से डिस्कस करी। हम ऐसी स्ट्रेटजी बहुत पहले मतलब देख भी चुके हैं, बहुत बार लोगों ने ये चीज़ें सुनी भी होंगी, बट वो फॉलो नहीं करते हैं। तो आपका क्लोजिंग कमेंट क्या होगा इस वीडियो में, ताकि हम उन्हें शायद मोटिवेट भी कर पाएँ कि भाई दिस इज़ दी लास्ट टाइम जब आप अच्छे से पढ़ लो, आप बहुत एंड मोमेंट पे हो, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है, तो हमें किस तरीके से इनको मोटिवेटेड रखना चाहिए। यार मैं यही बोलूंगा दैट दिस नेक्स्ट 30, 60, 90 days whatever they are going to define your life for next 30 years। कुछ 200, 50, 100, मुझे नहीं पता कितनी सीट्स आएंगी, अभी बहुत चल रहा है कि सीट्स कम आ रही हैं, बट वट एवर देयर नंबर ऑफ सीट्स आर, वो जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे वो एक अलग लीग में पहुंच जाएंगे। अलग लीग सर, मतलब वो लीग फिर बाद में वो आप कैच नहीं कर सकते उस लीग को। आई मीन यू कैन इमेजिन, अब मेरे कुछ फ्रेंड्स IAS ऑफिसर्स हैं, आई मीन दे आर इन अ सेपरेट लीग। ठीक है, हम जितना भी कोशिश कर लें कि हमारे फ्रेंड्स हैं, बट इंटरनली वी गेट सो मच ऑफ इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स दैट वी डोंट गेट दैट करेज टू कॉल देम, मीट देम। नो, तो ये चीज है, दिस इज ह्यूमन। या तो संत बन जाओ, बट इफ यू रियली वांट टू बी समथिंग एंड लिविंग इन दिस सोसाइटी वेयर यू केयर अबाउट दिस सोसाइटी, यू हैव टू बिकम समथिंग। और यही 90 दिन आपको पूरा जोर लगाना है। दिस 90 days will actually decide that whether you become that RBI Gate B officer or whether you just remain an aspirant, not only for RBI Gate B or maybe for another exams। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, RBI Gate B एग्जाम में अगर एक चीज है जो कि श्योर है, वो है इस एग्जाम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आई मीन आप जितना भी तैयारी कर लो, वन और द अदर डे यू विल फाइंड इन वाइल सिटिंग इन द एग्जाम कि यार ये तो जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा ही आ गया। So if there is something with respect to RBI Grade B exam, I would say that unpredictability इस एग्जाम में unpredictable है। unpredictability इस एग्जाम में कि एग्जाम कब unpredictable बिहेव करेगा, ये unpredictable है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट आप एक ट्रेंड से तैयारी कीजिए,
लेट्स सी ट्रेंड बहुत बार 3 4 5 साल चलता है, कभी ब्रेक होता है, वो आपकी किस्मत में होगा जब ब्रेक होगा या नहीं होगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बिफोर द ट्रेंड ब्रेक्स यू गेट इनटू आरबीआई और वहां जाके फिर हंसोगे कि यार हमारे टाइम में तो पेपर सही आया था, भाई इनकी तो लग गई। दैट इज अ सेपरेट थिंग, है ना, वो एक मजा अलग ही है। नॉट इन अ सार्कास्टिक मैनर, बट ठीक है, आप अपने आप को लकी समझते हो, आप एंजॉय करते हो उस मोमेंट को कि मैं तो बच गया, मेरा पेपर तो पहले ही निकल गया था। राइट सर। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि दिस इज द हाई टाइम जहाँ पर आपको अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। आपने स्ट्रेटेजी देखी, आपने सुनी, अब इसको फॉलो करने का टाइम है। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। सर ने काफ़ी एक्सपीरियंस से आपको ये स्ट्रेटेजी बताई है और आप इसको फॉलो करिए ताकि आपका जो बिगेस्ट पेन पॉइंट है ना, जो आपका पेन पॉइंट है, वो आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाए। एंड यही आपको हेल्प करे आपके फेज़ 1 एग्जाम को क्वालिफाई करने में और फेज़ 2 एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में। और सर एक बात वही, अगर कुछ भी फॉलो नहीं करना है ना, चलो मैंने तो बकवास कर दी, मैंने बकवास करनी थी, हमने सबने आधा घंटा वेस्ट कर लिया, कुछ भी नहीं करना है तो एक चीज कर लो। वो क्या है? सारा करना नहीं है, ना ही कर सकते हो और ना ही जरूरत है। इस मोटो को इंटरनलाइज कर लो, आई थिंक करंट अफेयर्स अपने आप आसान हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।